हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन और रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन। आज हम अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं, वर्गीकरण के नियम और एक आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व को डिस्कस करेंगे। देखिए, संख्यात्मक तथ्यों के सांख्यिकीय प्रयोग और विश्लेषण की दृष्टि से वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण तकनीक है, लेकिन इसके कोई बहुत निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते। इनफैक्ट समंकों का वर्गीकरण अनुसंधान के क्षेत्र और समंकों की प्रकृति पर डिपेंड करता है। फिर भी एक अच्छे वर्गीकरण की दृष्टि से कुछ सामान्य नियम निम्न प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट है अनएम्बिगियस, असंदिग्ध एवं स्पष्ट। वर्गीकरण में विभिन्न वर्गों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि उनमें कोई संदिग्धता, अस्पष्टता ना रहे। इसके साथ ही जिन आधारों पर क्लासिफिकेशन किया जाना है उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे रोजगार और बेरोजगारी के आधार पर वर्गीकरण करने में ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किन व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में शामिल किया करना है और किन व्यक्तियों को बेरोजगारी में व्यक्त करना है। नेक्स्ट है इसमें स्टेबिलिटी, स्थायित्व। इससे पहले है एक्सेसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्यापक एवं परस्पर अपवर्जी। देखिए, क्लासिफिकेशन इतना ब्रॉड होना चाहिए कि समंक की प्रत्येक मत किसी न किसी वर्ग में स्पष्ट रूप से रखी जा सके और जहाँ तक विविध या अन्य वर्ग शीर्षकों का वर्ग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार वर्ग आपस में अपवर्जी भी होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक समंक एक ही योग में दो बार आ जाए। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय में छात्रों का जो क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में कर लिया जाए, जैसे शहरी टाइप्स के, ग्रामीण टाइप के या हॉस्टल में रहने वाले छात्र, तो ये जो क्लासिफिकेशन होगा आपस में एक्सक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में भी कुछ शहरी या कुछ ग्रामीण होंगे, या कह सकते हैं कि शहरों के देखें तो कुछ शहरों के रहने वाले कुछ हॉस्टल में भी रह सकते हैं, शहर में भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब हमें समंकों की प्रत्येक मद ऐसे रखें कि किसी न किसी वर्ग में उनको स्पष्ट रूप से क्लियर कर सकें और कोई भी समंक एक ही योग में मतलब दो बार ना आए। अब देखेंगे स्टेबिलिटी, स्थायित्व। इसमें देखते हैं कि वर्गीकरण हमारा ऐसा होना चाहिए जो स्थायी रहे, जिससे विभिन्न समयों के आंकड़ों की तुलना हम आसानी से कर सकें। यदि वर्गीकरण के वर्गों और आधारों में स्थिरता नहीं रहती तो समंकों की तुलना में काफ़ी कठिनाई आती है और निष्कर्ष जो निकल के आएंगे हमारे इसमें निष्कर्ष भ्रमपूर्ण निकल सकते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स या इसका एलिमेंट है सुइटेबल फॉर द पर्पस, उद्देश्य के अनुकूल।
देखिए, वर्गीकरण अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। सपोज दैट लिंग और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच अगर हम कोई संबंध ज्ञात करना चाहते हैं तो समंकों को आयु या धर्म के आधार पर हमें वर्गीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो इसका मतलब ये सुटेबल फॉर द पर्पस, जो हमारा उद्देश्य है उसके अनुकूल होता है। नेक्स्ट है इसमें फ्लेक्सिबल, लोचता। एक अच्छे वर्गीकरण में लोचता का गुण होना भी आवश्यक है, जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके वर्गों में संशोधन कर सकें और वर्गों के जो उपवर्ग हैं उनको भी आसानी से बना सकें। नेक्स्ट एलिमेंट अर्थमेटिक एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता। वर्गीकरण करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न वर्गों और उपवर्गों के योग प्रॉपर वे में मिला लिए जाएं, जिससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मीन्स जो हमारी गणितीय शुद्धता है वो प्रॉपर वे में बनी रहे। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की रीतियाँ। तो देखिए, स्टैटिस्टिकल जो फैक्ट होते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, डेस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है हमारा न्यूमेरिकल, मतलब एक वर्णनात्मक और दूसरा संख्यात्मक होता है। डेस्क्रिप्टिव फैक्ट या डेस्क्रिप्टिव डेटा वे होते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता और जिनकी केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर गणना की जाती है। जैसे मान लीजिए साक्षर, निरक्षर, बेरोजगार, ईमानदार, तो हम इनको माप तो सकते नहीं, केवल इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर गणना कर सकते हैं। ऐसे तथ्यों को हम गुण कहते हैं, मतलब एट्रीब्यूट कहते हैं। और जबकि न्यूमेरिकल फैक्ट, न्यूमेरिकल डेटा वे डेटा होते हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से मेज़र कर सकते हैं, उनकी माप कर सकते हैं। जैसे आयु की माप, इनकम आय की माप, या प्रोडक्शन उत्पादन की माप, या किसी स्टूडेंट को जो मार्क्स प्राप्तांक मिलते हैं उसके आधार पर कर सकते हैं। ऐसे तथ्यों को हम वेरिएबल मतलब चरमूलक कहते हैं। तथ्यों को 2 प्रकार के आधारों पर वर्गीकरण की रीतियों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और दूसरा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में समंकों को गुणों और विशेषताओं के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे जनसंख्या का विभाजन हम स्त्री और पुरुषों के आधार पर कर सकते हैं। पुरुषों का विभाजन करें तो मैरिड और अनमैरिड के बेस पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुणात्मक में सिंपल क्लासिफिकेशन और मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन 2 प्रकार का कर सकते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन में तथ्यों को किसी एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रख सकते हैं, जैसे पुरुष और स्त्री, वयस्क और अवयस्क, शिक्षित और अशिक्षित, ग्रामीण या शहरी। इसी प्रकार से जो मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन होता है उसमें तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने जनसंख्या में लिया पुरुष और स्त्री, अब पुरुष में भी क्लासिफाइड कर लिया शिक्षित और अशिक्षित। इस प्रकार से शिक्षित और अशिक्षित में, शिक्षित में भी क्लासिफाइड कर लिया ग्रामीण और शहरी, और शिक्षित में भी कर लिया ग्रामीण और शहरी। इसी प्रकार से स्त्रियों में देखें तो स्त्रियों में अब एजुकेटेड, अनएजुकेटेड कितनी फीमेल्स हैं, फिर एजुकेटेड में कितनी
रूरल से हैं, कितनी अर्बन से हैं। तो इस प्रकार से हम अशिक्षित का भी ग्रामीण और शहरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रत्यक्ष माप वाले तथ्यों के वर्गीकरण को ही हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेथड यूज़ करते हैं। जब समंकों को हम समय के आधार पर अरेंजमेंट करते हैं, समय में जैसे मान लीजिए दिन का ले लीजिए, सप्ताह का ले लीजिए, महीने का ले लीजिए, वर्ष का ले लीजिए, तब हम उसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे क्रोनोलॉजिकल में हम पिछले वर्ष की किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ले सकते हैं, उसके समय के अनुसार वर्गीकरण करने की दृष्टि से हम बना सकते हैं। मान लीजिए हमने 2010 से बना लिया कि 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और उसके नीचे किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन रख लिया, तो ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसी टाइप से ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है। इसमें समंकों को क्षेत्र या स्थान के आधार पर दिखाया जाता है। जैसे हमें कुछ देश में पूंजी निर्माण की दर को भौगोलिक रूप में दिखाना है, तो एक तरफ हम देश रख लेंगे और एक तरफ पूंजी निर्माण की दर रख लेंगे। इसी प्रकार से संख्याओं में स्पष्ट रूप से मापे जाने वाले मूल्य, जिनको हम चर मूल्य कहते हैं, इनके आधार पर वर्गीकरण जो किया जाएगा वो हमारा चर मूल्य वर्गीकरण कहलाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल, मतलब खंडित मूल्य तथा अखंडित मूल्य। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही।